नमस्कार, ये है कास्ट इंडिया और मैं हूं अंकुर शुक्ला। आज हम नेचुरोपैथी पे बात करेंगे और हमारे बीच प्रसिद्ध नेचुरोपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर रजनी हैं। तो आइए जानते हैं कि नेचुरोपैथी क्या है। एक बुनियादी सवाल हमेशा मैम सामने आता है और वो ये है कि नेचुरोपैथी और आयुर्वेद में क्या अंतर है? देखिए, नमस्कार। देखिए, नेचुरोपैथी और आयुर्वेद बेसिकली काफी मतलब एक हद तक सेम ही है। जी, ठीक है। तो नेचुरोपैथी में बेसिकली क्या होता है कि हम जितने भी प्राकृतिक चिकित्सा है, जैसे कि मड थेरेपी हो गई, योग हो गया, और आपकी डाइट, बेसिकली सबसे ज्यादा डाइट जो है उसके ऊपर हम इन चीजों के ऊपर फोकस करते हैं। मतलब आपकी 5 एलिमेंट से, जैसे नेचर है ऐसी 5 एलिमेंट से बॉडी बनी है, तो हमारा फोकस इसी में ही होता है कि हम इन्हीं चीजों से क्योर करें। प्लस आयुर्वेद में क्या है, आयुर्वेद में आपका इसमें मेडिसिन पे भी फोकस करा हुआ है, और नेचुरोपैथी में हम बेसिकली नेचर के थ्रू ट्रीटमेंट करने का पूरा वो करते हैं। ओके। तो अब जो है चूँकि हमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस जैसी बीमारियों में या फिर एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जैसी बीमारियों में ये जो नेचुरोपैथी है वो कितना उपयोगी है, प्रभावी है? अर्थराइटिस की जो प्रॉब्लम है, बेसिकली ये एक क्रॉनिक डिजीज है। नॉर्मली जो मैंने अभी तक देखा है कि अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, स्टार्टिंग में लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, एलोपैथी ट्रीटमेंट लेते हैं, और वो कई सालों तक ट्रीटमेंट लेते हैं, स्टिल उनकी प्रॉब्लम क्योर नहीं होती। इसका मतलब वो प्रॉपर ट्रीटमेंट चल ही नहीं रहता, क्योंकि उनका पेन किलर्स देके उसको सप्रेस कर दिया जाता है। बेसिकली नेचुरोपैथी में क्या करा जाता है, जो आपका रूट कॉज है, मतलब अगर हम आयुर्वेद जाए या नेचुरोपैथी जाए, तो उसका रूट कॉज है उस पे हम ट्रीटमेंट करते हैं, इंस्टेड ऑफ हम ऊपर वाले की, मतलब दर्द हो रहा है तो दर्द के लिए दवाई देती, हम क्या करते हैं कि आपको जो दर्द का कारण है हम उसके लिए ट्रीटमेंट देते हैं। अब अर्थराइटिस में सबसे ज्यादा आपकी प्रॉब्लम आती है, आपका अगर डाइटरी सिस्टम ठीक नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ेगी। मतलब अगर अर्थराइटिस वाले पेशेंट नोटिस करें, जब भी वो आलू खाएंगे या गोभी खाएंगे, तो इस तरह की प्रॉब्लम उनको अगले दिन उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ती हुई नजर आएगी। तो मेन आपका उसमें एक तो हॉट फॉर्मेंटेशन जैसा ट्रीटमेंट होने चाहिए, और नेचुरोपैथी में उनको डाइटरी सिस्टम पे बहुत फोकस करना है कि हमें क्या चीजें किस टाइम पे खानी है और किस टाइम पे क्या चीजें अवॉइड करनी है, इस चीज का खासतौर पे ध्यान रखें। जी। अच्छा, ये भी मतलब एक सबसे बड़ा सवाल है कि अक्सर ये देखा जाता है कि लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या नेचुरोपैथी जैसी ट्रीटमेंट एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जैसी बीमारियों के एडवांस स्टेज में कुछ मददगार होती है या इससे क्योर हो सकता है या फिर इससे कोई फायदा हो सकता है? देखिए, पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है क्या। ये बेसिकली आपके स्पाइन की, मतलब स्पाइन में अर्थराइटिस जिसे हम कहते हैं, ये वो प्रॉब्लम। जी, तो अगर हमें क्या होता है, जब किसी को इस तरह की प्रॉब्लम होती है, तो इनिशियली जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि हम पहले इधर उधर जाते हैं, नेचुरोपैथी का सबसे लास्ट में नंबर आता है। जब हम हर जगह से थक जाते हैं, तब हम सोचते हैं कि अब लास्ट में से भी ट्राई करते हैं, लेकिन तब तक इतनी देर हो चुकी होती है कि आप, मतलब आप ये मतलब इतनी जगह थकने के बाद आप सोचते हैं कि यहाँ से भी जल्दी रिजल्ट मिल जाए, और नॉर्मली अगर जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता तो पेशेंट थोड़ा नेगेटिव हो जाता है। लेकिन आप ये बात समझ लीजिए कि आपने कई साल उसको पहले आपने इधर उधर करके निकाल दिए, और एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो है, वो आपकी मेन जो है पोस्चर प्रॉब्लम आ जाती है उसमें, क्योंकि आपकी इसमें बैक बैंड होनी शुरू हो जाती है। और मैंने जो देखा है कि यंग एज में ये प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा आ रही है, जो यंग एज के लोग हैं। तो अगर हम उसको स्टार्टिंग में ही क्योर करें, इंस्टेड ऑफ हम पेन किलर्स ले या फिर हम कुछ और ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो उससे पहले अगर हम स्टार्टिंग में ही नेचर क्योर की तरफ जाए, नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट ले, जैसे कि योग आसन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन स्पॉन्डिलाइटिस। अगर हम योग आसन करते हैं, तो वो आपकी बैक की पोस्चर को पहले ही मतलब वो बैंड नहीं होने देगा उसको। आप स्ट्रेचिंग करेंगे तो वो उस चीज में पहले से ही आपको क्योर करके रखेगा कि हम्म, आपकी क्रॉनिक कंडीशन पहुंचेगी। प्लस इसमें जो आपके बाकी फैक्टर्स होते हैं कि दवाइयाँ आपको जो लेनी है, तो इसमें साथ में आपका कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी चलेगा, जैसे पंचकर्मा ट्रीटमेंट होता है, वो इसमें इम्पोर्टेंट है। और साथ में आपका मड थेरेपी हो गई, स्टीम बाथ हो गया। स्टीम बाथ से क्या होगा, जो आपके मसल स्टिफ हो जाते हैं, जो
आपकी बैक में स्टिफनेस आती है, जॉइंट्स पेन जितने भी स्टिफ हो जाते हैं, जॉइंट स्टिफ हो जाते हैं, तो ये उसमें क्योर करेगा। मतलब आप अगर आप बहुत क्रॉनिक स्टेज पे पहुंच गए, काफी स्टेज आपकी आगे बढ़ गई, तो मैं ये कहूंगी, मैं ये तो नहीं कह सकती कि 100% क्योर हो जाएगा, लेकिन जो आपका पोस्चर बैंड हो गया है, जो आपको नॉर्मल लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, आप उसमें काफी हद तक इसको क्योर कर सकते हैं। ओके, ओके। यानी कि अगर अर्ली स्टेज में ही इससे उपचार कराया जाए तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। एग्जैक्टली, मतलब आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सफर नहीं करनी पड़ेगी। जी, जी, जी। तो इसमें एक चीज़ और जाननी है कि नेचुरोपैथी के तहत ऐसी कौन-कौन सी उपचार प्रक्रिया है जिससे जॉइंट फ्यूज़न और बोन फ्यूज़न को रोका जा सकता है? देखिए, प्राकृतिक चिकित्सा मतलब नेचुरोपैथी में अगर हम देखते हैं तो इसमें वेरी इंपॉर्टेंट कि योगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबल करता है और जो इन्फ्यूजन में है उसमें हेल्प करता है, मतलब वो चीज आपकी क्योर होगी। सबसे ज्यादा जो इसमें जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम आती है या बैक स्टिफनेस की प्रॉब्लम आती है, नीचे कमर में दर्द है या ऊपर का आपका पोस्चर बैंड हो रहा है, तो योग आसन उसमें आपका बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सेकेंड, आपकी मड थेरेपी क्या करता है, बॉडी की हीट को रिमूव करता है और आपकी बॉडी में कूलनेस देता है। तो जैसे बेसिकली मैंने देखा है, जब किसी को एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। तो उस टाइम पे अगर उनको हम एब्डोमेन मड थेरेपी दें तो उससे उनको काफी ज्यादा फायदा होता है। नेक्स्ट इज जो स्टिफनेस आ जाती है बॉडी में, तो उसके लिए स्टीम बाथ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप स्टीम बाथ उनको रखें जिससे कि मोबिलिटी ठीक रहे, स्टिफनेस ना हो। ठीक है, इन चीजों का बेसिकली ध्यान रखना है। और एक होता है कि सुबह के टाइम पे मतलब उठ के सन बाथ जिसे हम कहते हैं, तो जी। उससे हमें क्या होता है, विटामिन डी मिलता है नॉर्मली। एक चीज और मैं बताना चाहूंगी स्पॉन्डिलाइटिस वाले people को, उनका रूटीन बहुत डिस्टर्ब होता है। मतलब अगर वो सुबह लेट उठ रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो उनकी कमर है वो ज्यादा स्टिफ होती चली जाएगी, तो सोने पे और उठने पे। एंड लास्ट वन इज जो खा रहे हैं, किस टाइम पे खा रहे हैं, इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। इन सब चीजों को लेके काफी हद तक योग। जी, ठीक है। एक चीज़ जो अक्सर जो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से जो पीड़ित मरीज़ हैं वो पूछते हैं कि हमें डाइट कैसी लेनी चाहिए? तो आप क्या सजेस्ट करेंगी किस तरह की डाइट लेनी चाहिए कि उनको उससे फ़ायदा हो और जो डिज़ीज़ है उसको कंट्रोल करने में आसानी हो? जी देखो, डाइट में ये है कि आपको कार्बोहाइड्रेट डाइट जो है वो कम लेनी है। जी, ठीक है, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हो गया, इसको आपको डाइट में इंक्लूड करना है। ओके, नट्स आप डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, और आप ग्रीन वेजिटेबल्स लें, सोयाबीन लें। इस तरह की जो डाइट होती है, प्रोटीन टाइप डाइट होगी, ठीक है, जो मसल्स को भी आपको हेल्प करेगा। और जैसे ब्रोकली हो गई है, मतलब जितने भी ग्रीन और फ्रेश, आप जितना सब्जियों को, फ्रूट्स को, मतलब सब जितना पका के खाओगे ना, उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू इतनी कम होगी। अगर आप उन्हें कच्चा खाएंगे तो आपकी बॉडी में ज्यादा फायदा होता है इंस्टेड ऑफ उसे पकाने, क्योंकि पकाने के बाद उनके जो न्यूट्रिशन है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं। तो ओके, आप कोशिश करिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कच्चा खाने की कोशिश करिए। तो स्प्राउट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्प्राउट्स आपको लेने हैं। दूसरी चीज, आपको फ्रेश फ्रूट्स लेने, सीजनल फ्रूट्स एटलीस्ट लेने हैं। ठीक है, और आलू कम खाने हैं। आलू हो गया, गोभी हो गया, बैंगन हो गया, इस तरह की जिसमें कार्बोहाइड्रेट थोड़ा ज्यादा है और फैटी एसिड ज्यादा होते हैं, इन चीजों को आपको थोड़ा कम रखना है। कोशिश करिए कि रॉ और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स पे थोड़ा ज्यादा फोकस करा जाए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपका रात का खाना जो है वो बाय 8 o'clock तक हो जाना चाहिए। As जी, per rule, आपको 8 बजे तक खा लेना चाहिए, जिससे कि आपको खाना डाइजेस्ट करने का भी टाइम मिल जाए। वरना नॉर्मली होता है कि खाना खाया, टीवी देखा और सो गए, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि बाकी प्रॉब्लम भी इसमें आपकी लीवर से रिलेटेड और जनरेट होनी शुरू हो जी। अच्छा, ये जो आपने डाइट सजेस्ट किया है, क्या ये डाइट एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और अल्सरेटिव कोलाइटिस दोनों से ही जो पीड़ित मरीज़ हैं वो भी ले सकते हैं या सिर्फ़ एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस? जाए। सॉरी, आई डोंट गेट यू व्हाट यू मैं सेड। ये मैं ये पूछ रहा था कि ये जो मतलब एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए आपने जो ये डाइट सजेस्ट किया है, क्या ये डाइट उन लोगों को भी लेना चाहिए जिनको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के साथ-साथ अल्सरेटिव कोलाइटिस भी है? देखिए, इसमें अगर हम
इससे बात करें कि जिसको अल्सर रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उनको थोड़ा सा ये चीज का ध्यान रखना है कि उनको खाना ऐसा लेना है इजीली डाइजेस्ट भी हो जाए, जी, जी। ठीक है ना? क्योंकि जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है बहुत वीक हो जाता है इस कंडीशन में, और आप हार्ड चीजें लेंगे तो उसको डाइजेस्ट करने में थोड़ी मुश्किल होती है। तो जैसे दलिया हो गया, दलिया है या ओट मील है, कॉर्नफ्लेक्स है, वो अपनी डाइट में थोड़ा ऐड करना है। हाँ, स्प्राउट्स वगैरह आप लेंगे तो ये आपको नुकसान कहीं से कहीं तक भी नहीं करेगा, रॉ वेजिटेबल्स भी आपको नुकसान नहीं करेंगे, ये सैलेड आपकी किसी भी प्रॉब्लम में आपको प्रॉब्लम नहीं करता है। लेकिन उस टाइम पे आपको प्रोटीन डाइट थोड़ी कम लेनी है, प्रोटीन बहुत ज्यादा नहीं लेना है, बस इस चीज का ध्यान रखना है। तो इन चीजों का बैलेंस बना के रखना है। तो कि किस टाइम पे, मॉर्निंग के टाइम पे बेसिकली कौन सी डाइट होनी चाहिए? बेसिकली ब्रेकफास्ट जो है आपका वो हेल्दी होना चाहिए काफी ज्यादा, जिससे कि आपको न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा मिले, क्योंकि पूरे दिन आपका वर्कआउट का टाइम रहता है। और रात का जो आपका खाना होता है वो बहुत लाइट होना चाहिए, जिससे कि वो इजीली डाइजेस्ट हो पाए। तो इन चीजों को ध्यान रखते हुए इन चीजें लेंगे। रोटी, बेसिकली आटा जिसे मैं कह रही हूँ, और एक चावल, इन चीजों पे थोड़ा कम फोकस करना चाहिए। ओके, ओके। एक सबसे बड़ी बेसिक समस्या है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के मरीजों के साथ कि ऐसा रिसर्च में भी पाया गया है कि जो मूड होता है या फिर जो अवसाद की स्थिति होती है, डिप्रेशन या फिर स्ट्रेस, ये भी उनके सिम्टम्स को बढ़ाता है, ऐसा पाया गया है। तो नेचुरोपैथी में ऐसे क्या-क्या तरीके हैं जिससे स्ट्रेस मैनेजमेंट में मदद मिले? जी देखिए, स्ट्रेस बढ़ने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपकी पूरी स्पाइन आपके ब्रेन से, क्योंकि देखिए ना, जो स्पाइन है वो मतलब हमारा नर्वस सिस्टम किससे बना है? नर्वस सिस्टम इज़ बेसिकली मेड बाय ब्रेन एंड जी। स्पाइन, इन दोनों को मिला के ही आपका नर्वस सिस्टम। जब आपके स्पाइन में ही प्रॉब्लम आ रही है, तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन और आपकी जो पूरी बॉडी की फंक्शनिंग है वो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है। हुँ, ठीक है? तो स्पाइन अगर आपकी डिस्टर्ब हो रही है तो ऑटोमेटिकली बाकी सारी चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाएगी। तो इस टाइम पे ऐसा क्या होता है कि हमें कई बार ऐसा होता है कि एक्सरसाइज़ करने का भी मन नहीं करेगा, या हमें मेडिटेशन करने का भी मन नहीं करेगा, हमें ऐसा लगेगा कि रेस्ट करते हैं। बट जी। अगर आपको देखो, अगर हमें ठीक होना है तो हम जैसे दवाइयाँ हमें खानी पड़ती है, इसी तरीके से ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है, अगर आप करना शुरू कर देंगे, इनिशियली आपको 2 या 3 दिन बहुत प्रॉब्लम होती है उस चीज़ को रूटीन में लाने में, आदत में लाने में। क्योंकि अगर आप इस चीज़ को पहले से करते आ रहे हैं तो शायद इतनी क्रॉनिक प्रॉब्लम कभी बने ही ना। लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हैं तो उसको रूटीन में लाने में थोड़ी तकलीफ होती है। लेकिन विदिन अ वीक, मतलब 3-4 डेज़ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत रहेगी, लगेगा अवॉइड कर रहे हैं, रूटीन नहीं बनेगा। लेकिन विदिन 3 टू 4 डेज़ आपका मतलब विदिन अ वीक आपका एक हैबिट बनती चली जाएगी। और इसमें मतलब स्ट्रेस मैनेजमेंट में नॉर्मली जो मैंने बाकी उसमें देखा है ट्रीटमेंट में, तो वो क्या करते हैं कि नींद की गोली दे देते हैं कि आप सो रहे हैं और बस वो टेंशन खत्म है, लेकिन दिस इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। इसमें मेन है आप मेडिटेशन करें, आप प्राणायाम करें, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें। आप प्रॉपर एक रूटीन नहीं बना पा रहे हैं कि सुबह उठ के करना है, तो आप बैठे, जब आप खाली बैठे तब करें। लेकिन ज़रूर करें, कम से कम ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें, आपको अपने आप पता चलेगा कि स्ट्रेस आपका कितना कम है। जी। एक अंतिम सवाल पूछना चाहूँगा कि नेचुरोपैथी से डिटॉक्सिफिकेशन कैसे कर सकते हैं? क्या बेस्ट तरीका है नेचुरोपैथी? देखिए, डिटॉक्सिफिकेशन के बहुत सारे प्रोसेस हैं। बेसिकली मैं स्टार्टिंग सुबह से करूँगी कि सुबह हमें सबसे पहले क्या करना है डिटॉक्स करने के लिए बॉडी को। तो सबसे जी। पहले हमें सुबह 2 से 3 ग्लास पानी गुनगुने ज़रूर पीने हैं, बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। हुँ, ये सबसे अच्छा प्रोसेस है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। किसी का वेट ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो हम उसमें नींबू ऐड कर देते हैं ल्यूकवार्म वाटर के साथ। हुँ, लेकिन उस कंडीशन में भी हमें चीज़ें देखनी पड़ती है कि इनको जॉइंट्स पेन तो नहीं, ठीक है? तो पहला प्रोसेस तो स्टार्टिंग आपके यहाँ से हुई। सेकंड, जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वो भी आपका एक डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस ही है। जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो बॉडी आपकी एक्टिव होती है। आपकी बॉडी से जो उस टाइम पे एनर्जी जनरेट होती है, वो भी आपको एक डिटॉक्सिफिकेशन का ही प्रोसेस। तो इसके लिए एक मेन चीज़ ये है कि आप पानी खूब पिएँ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कि आप हर 1 घंटे में 1 ग्लास का रूटीन बना लेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका कम से कम 10 से 11 ग्लास पानी हो ही जाएगा। तो पहला प्रोसेस ये है, बीच-बीच में आप जैसे कि गर्मियाँ चल रही हैं, तो ग्लूकोज़ वाटर ले सकते हैं, ठीक है? ओके। और सुबह के टाइम पे नींबू पानी कोशिश करें कि अगर नींबू पानी भी नहीं ले रहे हैं, तो आप कम से कम गुनगुना पानी,
तो ये एक प्रोसेस है, हम सिंपल सा जो बता रहे हैं। अदरवाइज अश्वगंधा हो गया या ब्रह्मी हो गया और आपका गिलोय होता है, इन सबको मिलाकर आप नेचुरल टी बना सकते हैं। ये उस पानी को उबाला और आप उस पानी को डाल के पीजिए। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, क्योंकि आज हमारा स्पॉन्डिलाइटिस के ऊपर टॉपिक चल रहा है। तो सुबह के टाइम पे जिन पेशेंट को दर्द की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है, वो क्या करें, जो सुबह पानी पी रहे हैं उसमें अश्वगंधा, गिलोय, ब्राह्मी। ब्राह्मी आपकी ब्रेन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, स्ट्रेस को खत्म करती है। अश्वगंधा आपके पेन में रिलीफ करता है, गिलोय आपकी जॉइंट्स पेन, फीवर जैसी प्रॉब्लम है उसको क्योर करता है। साथ में तुलसी और आपकी बड़ी इलायची और उसे हम क्लोव जिसे कहते हैं, जी। हिंदी वर्ड याद नहीं आ रहा उसका, क्लोव, ठीक है। इन सबको मिला के आप उबालें और इस पानी को छान के आप इसे 15 डेज करके देखें, आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा फर्क नजर आता है। ओके, यानी कुल मिला के देखा जाए तो प्रकृति के करीब जाने के बहुत सारे फायदे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने अभी जो जाना नेचुरोपैथी के बारे में, आशा करता हूं कि आप लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। और मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहूंगा कि किसी भी उपाय को अपनाने से पहले एक बार अपने नजदीकी विशेषज्ञ या जिनसे आपका उपचार चल रहा है, उनसे जरूर एक बार सलाह कर लें। डॉक्टर रजनी, आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने समय दिया इस कार्यक्रम के लिए। हम आगे भी दोस्तों आपके लिए नए उपयोगी और जानकारीपरक वीडियो बनाते रहेंगे। अभी के लिए आज्ञा चाहता हूं। नमस्कार। थैंक यू।